साथियों नमस्कार। साथियों, हम बात कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ और हमने देखा था यूरोप के राष्ट्रवाद निर्माण में उदारवादी जो वर्ग था उसका क्या रोल था। उदारवादी वर्ग किस प्रकार से सामने आया और उसको उदारवादी वर्ग मताधिकार में किस प्रकार का विश्वास रखता था। और हमने देखा था कि जो नेपोलियन संहिता आई, नेपोलियन संहिता लागू हुई, उसमें नाप और तोल की प्रणालियाँ किस प्रकार से डिफरेंट थी और उनमें कुछ बदलाव किए गए थे। ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। जो भी प्रीवियस सेशन नहीं देखा है वो जा कर के प्लेलिस्ट में रिसेंट एनसीईआरटी वीडियो देख सकता है, जिसमें आपको मिलेगा यूरोप का राष्ट्रवाद का निर्माण विस्तार से एक श्रृंखला मिलेगी शुरुआत से। और उसी श्रृंखला के क्रम में आज लगभग तीसरा लेक्चर है एनसीईआरटीज़ का, जो आप लोगों के समक्ष है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जब राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, यही सी बात है, जब राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, राष्ट्रवाद के निर्माण के बाद में फिर जब नेपोलियन संहिता आई, उसके बाद 1815 के आसपास जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है और हार के बाद कुछ बदलाव आते हैं यूरोप में। उन बदलावों को हम देख रहे थे क्रमिक वाइज और हमने देखा था कि उनमें बदलाव में एक रूढ़िवादी तबका नेपोलियन के हार के बाद नया रूढ़िवादी तबका उभर करके सामने आता है। और वो रूढ़िवादी तबका, जाहिर सी बात है कि जब एक अगर आपसे कहा जाए कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई राजा जब किसी क्षेत्र पर राज करता है और राज करने के बाद में जब उसके साम्राज्य का पतन होता है, जब राजा उस राजा के बाद में जब दूसरा राजा आकर के राजगद्दी पर बैठता है, तो जो साम्राज्य में जो नियम पहले राजा ने बनाए थे उन नियमों को बदल करके एक जो वर्तमान राजा जो बैठा होता है उसके नियम चालू कर दिए जाते हैं। वही नेपोलियन के बाद हम नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में देखते हैं। यानी कि जो राजतंत्र था उसको पूर्ण तरीके से नेपोलियन के आते हुए जो राजशाही वर्ग थे, धीरे धीरे जो राजा राज करते थे उनको हटा दिया गया था, बोर्बो वंश को हटा दिया गया था पूरी तरीके से। फिर 1815 के बाद में जो है रूढ़िवादी जब तबका आता है, रूढ़िवादी तो धीरे धीरे उनके द्वारा जो नेपोलियन के द्वारा बनाए गए जो भी नियम थे वो धीरे धीरे हटा दिए जाते। रूढ़िवादी तबका एक तरीके से वो मानता था कि जो समाज में जो ऊंच नीच की भावना है और जो राजतंत्र है और जो चर्च हैं, चर्च जिनको पादरियों को विशेष वर्ग दिया जाता है, तो इन सबको और संपत्ति इन सब में विश्वास करता था। वो तबका इन सभी चीज़ों में विश्वास करता था। हालांकि आधुनिकीकरण जब आया तो थोड़ा सा बदलाव आया उसमें सामंती वर्ग में और उन लोगों में, कि बदलाव आते हुए उन्होंने सोचा कि जो है आर्थिक जो गतिशीलता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। आर्थिक तरीके से जब मजबूत होगा तो राजतंत्र भी मजबूत होगा और जो भी आधुनिक सेना है वो कुशल होगी। आधुनिकीकरण जैसे ही आएगा तो सेना भी कुशल होगी और दूसरी चीज़ की जो संचार व्यवस्था है वो भी मजबूत होगी। मतलब हर चीज़ में थोड़ा सा बदलाव आएगा। इस चीज़ को रूढ़िवादी तबका मानने लगा था और धीरे धीरे बदलाव सामने आते हैं। तो साथियों, हम बात करेंगे 1815 के बाद की बात, जब नेपोलियन की हार होती है। तो होता क्या है कि जो देश थे जैसे ब्रिटेन और रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया, ये जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं, यूरोपीय शक्तियाँ, यानी कि ऑस्ट्रिया और प्रशा ऑस्ट्रिया और प्रशा और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया और प्रशा और रूस, ये यूरोपीय शक्तियाँ थीं, बड़ी शक्तियाँ।
प्रसा जो कि इस समय ये मान के चलिए कि ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। आप देख रहे होंगे जो पश्चिमी यूरोप है और इधर पूर्वी एशिया, इसका अफ्रीका महाद्वीप, इन तीनों महाद्वीप में आता था उस समय। तो प्रशा और ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, रूस, इन सब ने मिल करके जा करके नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन को हराने में इन सभी का हाथ था, यानी कि सभी ने मिल करके नेपोलियन को हराया था, क्योंकि नेपोलियन को हराना बहुत ही मुश्किल काम था। तो हुआ क्या, इन सभी ने मिल करके इस नेपोलियन को हराया था। तो जाहिर सी बात है, जब इन्होंने मिल करके हराया है तो कुछ ऐसे नियम बनाएंगे ये लोग कि जा करके जो नेपोलियन के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उनको हटाना चाहेंगे। तो उसी के क्रम में ये 1815 के बाद ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, प्रशा और रूस, ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, ये मिल करके जो है वियना में एक समझौता करते हैं। कहाँ पर? एक स्थान होता है वियना, जहाँ पर एक समझौता होता है जिसे बोला जाता है ट्रेटी ऑफ वियना। ट्रेटी ऑफ वियना कह सकते हैं, वियना, ट्रेटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है, यानी कि वियना संधि के नाम से जानी जाती है। ये वियना समझौता होता है एक। तो इस समझौते की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस जो वियना ट्रेटी होती है, वियना जो संधि होती है, इस संधि की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस संधि की अध्यक्षता करता है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिनका नाम होता है ड्यूक, जिनका नाम है ऑस्ट्रिया के चांसलर, और जो कि ये एक तरीके से यूँ मान के चलिए कि जो कांग्रेस, ये एक सम्मेलन होता है जिसको बोला जाता है कांग्रेस, उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक, क्या नाम होता है? ड्यूक मैटरनिक, यानी कि जो वियना संधि होती है, वियना संधि एक सम्मेलन कराते हैं वियना में, और कांग्रेस जिसको बोलते हैं। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं चांसलर ड्यूक मैटरनिक। और ये कहाँ के चांसलर होते हैं? ये ऑस्ट्रिया के चांसलर होते हैं, इनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो इस अध्यक्षता में बदलाव क्या किया जाता है वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें बदलाव कुछ ऐसा किया गया होगा, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जब ये शक्तियाँ आई तो जाहिर सी बात है कि नेपोलियन को हरा करके आई थी, इसलिए नेपोलियन के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करेंगी ये, और ये ऐसी कोशिश करेंगी कि नेपोलियन के द्वारा जो विचार थे वो आगे ना बढ़े, नेपोलियन के विचार, ये उन पर पूरी कोशिश करेंगे। तो हुआ यही। हम आगे चल करके देखते हैं कि वियना संधि के दौरान जो भी उन सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। जाहिर सी बात है जितने भी बदलाव हुए थे नेपोलियन के समय जो भी युद्ध हो रहे थे, यानी कि नेपोलियन युद्धों के समय, नेपोलियन बोनापार्ट के समय जितने भी बदलाव हुए थे, नेपोलियन ने जितने भी बदलाव किए थे, उनमें उन सारे बदलावों को ख़त्म किया गया। क्या किया गया? उन सारे बदलावों को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो भी बदलाव हुए थे। और दूसरी चीज़ क्या किया गया कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बूर्बो वंश एक था, कौन सा? बूर्बो वंश। जब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जब नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यकाल के दौरान यूँ कहें कि उस समय बूर्बो वंश था। एक क्या था? बूर्बो वंश, जो कि
शासन कर रहा था। तो बूर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, और वो हटाया किसने था? नेपोलियन ने। तो नेपोलियन ने जो बूर्बो वंश था उसको हटाया था। तो बूर्बो वंश जैसे ही जो संधि होती है, वियना संधि होती है, ट्रेटी ऑफ वियना, इसके दौरान जो बूर्बो वंश था उसकी सत्ता को फिर बहाल कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसकी सत्ता को पुनः बहाल कर दिया जाता है। यानी कि पहला बदलाव ये किया गया कि जो भी बूर्बो वंश जो शासन कर रहा था फ्रांसीसी क्रांति से पहले, तो क्या हुआ कि नेपोलियन के समय बूर्बो वंश को हटा दिया गया था। तो वियना संधि ने क्या किया कि बूर्बो वंश की सत्ता को पुनः बहाल कर दिया। दोबारा फिर बूर्बो वंश संज्ञान में आ गया, वो फिर जो है शासन करने लगा। आगे चल करके हम देखेंगे हालांकि 1830 के दौरान कि बूर्बो वंश को भी उदारवादी राष्ट्रवादियों ने जो है बूर्बो वंश को हटा देते हैं। तो ये सब आगे चल करके हम देखेंगे। तो अभी क्या हुआ कि अभी वियना संधि के दौरान क्या हुआ कि बूर्बो वंश की सत्ता को पुनः बहाल कर दिया गया। और देखते हैं कि जो भी फ्रांस के अधीन जो इलाके थे, यानी कि फ्रांस के अधीन कुछ इलाके थे, नेपोलियन ने क्या काम करा था कि नेपोलियन के समय फ्रांस में बहुत सारे इलाके मिल गए थे। नेपोलियन अपने अधीन कर लिया था। नेपोलियन संहिता के दौरान अपने आक्रमणों से कुछ राज्यों को, कुछ इलाकों को जो कि फ्रांस के अधीन कर लिया था, वो सारे इलाकों को खो दिया। यानी कि इस वियना संधि के दौरान वो सारे इलाके जो थे, जिसके इलाके थे, उनको सौंप दिए गए। यानी कि फ्रांस के अधीन जो भी इलाके थे, फ्रांस के अधीन जो भी क्षेत्र रहे होंगे, वो सारे क्षेत्र फिर से क्या कर दिए गए? वो सारे क्षेत्र फ्रांस क्या किया? फ्रांस ने सारे क्षेत्र खो दिया। यानी कि वो सारे क्षेत्र, और हुआ यूँ कि वियना संधि के दौरान और भी कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव किए गए जो हम देखेंगे। तो आज हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसका किसी न किसी दिन 1-2 दिन बाद हम देखते हैं इसका टेस्ट लिया जाएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के सामने होंगे। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं वियना संधि। क्या? वियना ट्रेटी, वियना संधि। हम देख रहे हैं वियना संधि के दौरान क्या क्या बदलाव हुए थे। तो पहली चीज़ें हमने देखा कि बूर्बो वंश की सत्ता को बहाल कर दिया गया। दूसरी चीज़, फ्रांस के अधीन जो भी राज्य क्षेत्र थे, जो भी इलाके थे, उनको खो दिया फ्रांस ने। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि फ्रांस के चारों ओर, फ्रांस जो भी था, फ्रांस के चारों ओर, फ्रांस की सीमा पर कुछ ऐसे राज्य बिठा दिए गए, कुछ ऐसे क्षेत्र बिठा दिए गए वियना संधि के दौरान कि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके, अपना विस्तार न कर सके। भविष्य में फ्रांस फिर जो है अपना फैलाव न कर सके। इस कारण से कुछ फ्रांस की सीमा पर ही कुछ ऐसे राज्य, एक तरीके से वो गश्त के माध्यम से कह लीजिए या बाउंड्री वॉल का काम कर रहे थे, वो जो है बिठा दिए गए। तो कौन कौन से राज्य थे हम देखते हैं कि इसके उत्तर में जो है फ्रांस के उत्तर में जो है नीदरलैंड को स्थापित कर दिया गया, और जिसमें फ्रांस के उत्तर में कौन सा था? नीदरलैंड। जो आप मैप में देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट, तो आप देखेंगे कि उत्तर में क्या है? नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम को शामिल कर लिया गया। बेल्जियम। तो उत्तर में क्या? नीदरलैंड को बिठाया गया कि आप जो है फ्रांस को बढ़ने न दें, भविष्य में फ्रांस जो है विस्तार न कर सके। दूसरा हम देखते हैं कि इसके दक्षिण में पिडमैंट में जेनेवा, दक्षिण में क्या किया गया? जेनेवा जो कि पिडमांट में मिला दिया गया।
पिडमॉन्ट में जेनेवा को शामिल कर लिया गया। और हम देखते हैं कि जो प्रशा को पश्चिमी सीमा में, कुछ प्रशा को उत्तरी पश्चिमी सीमा में प्रशा के इलाके जो है रख दिए गए। प्रशा के इलाके जो कि पश्चिमी सीमा में फ्रांस के प्रशा के कुछ इलाके जो कि पश्चिमी सीमा में थे फ्रांस के। और हम देखते हैं कि लगभग उत्तरी सीमा में, अगर पूर्वी सीमा में देखें तो पोलैंड का हिस्सा, कुछ पोलैंड का हिस्सा, यानी कि पोलैंड का कुछ हिस्सा जो है, एक हिस्सा रसिया को दे दिया गया, यानी कि रसिया को दे दिया गया। तो पोलैंड का कुछ हिस्सा रसिया को दे दिया गया और इसको जो है सीमा पर लगा दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रांस की सीमा पर कुछ ऐसे राज्य जो है बिठा दिए गए कि भविष्य में फ्रांस जो है अपना विस्तार ना कर सके। सिर्फ किया क्या गया, एक थोड़ा सा जिसमें हेरफेर नहीं किया गया, वो था फ्रांस के अधीन नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था, जो कि हमने बताया था कि वो जर्मन महासंघ आपने देखा होगा। तो 39 राज्यों का जो नेपोलियन ने महासंघ बनाया था उसको बरकरार रखा गया। किसको? जो नेपोलियन महासंघ बनाया था, जर्मन महासंघ। कौन सा? जर्मन महासंघ। जर्मन महासंघ बनाया था और वो कितना था? 39 राज्यों का महासंघ। यानी कि 39 राज्यों का जो महासंघ बनाया था सिर्फ वही बचा, बाकी सारे जो है सीमा पर फ्रांस के जितने भी फ्रांस के अधीन जो इलाके थे उनको उनकी सत्ता वापस कर दी गई। जो राजशाही व जो राजा जो राज कर रहे थे उनको लौटा दिए गए। और दूसरी चीज़ जैसे बोर्बो वंश था जिसको हटा दिया गया था, बोर्बो वंश की सत्ता को फिर बहाल कर दिया गया। और तीसरी चीज़, फ्रांस की सीमा पर कुछ राज्य बिठा दिए गए कि फ्रांस भविष्य में विस्तार ना कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर में नीदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम को शामिल कर लिया गया। पूरब में देखते हैं पोलैंड का कुछ हिस्सा रूस में मिला लिया गया। और पिडमॉन्ट, जेनेवा जो कि दक्षिण में हम देखते हैं जेनेवा को शामिल कर लिया गया। और प्रशा जो कि पश्चिमी में बरकरार रखा गया। तो इस प्रकार से एक नया रूढ़िवादी वर्ग आगे चल कर के सामने आता है, जो कि नेपोलियन के सारे नियमों को बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन 1800 तो हम देखेंगे कि 1815 में जो नेपोलियन के बाद में जो संघ आया, जाहिर सी बात है जब कोई राजतंत्र आएगा तो राजतंत्र बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे नेपोलियन जो था उदारवादी वर्ग का। यूँ कहें कि उसने जो नेपोलियन संहिता स्थापित करी थी उसमें आपने देखा था कि जन्म के पर आधारित जो विशेषाधिकार थे हटा दिए गए थे, तो उनके कुछ नियम अलग थे। लेकिन जब राजतंत्र आता है, जब नया रूढ़िवादी वर्ग सामने आता है, तो वो निरंकुश होता है। उसकी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो निरंकुश होती हैं। जब राजतंत्र सामने आता है 1815 के बाद में, तो उसकी जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी? वो निरंकुश व्यवस्थाएं थी। और जाहिर सी बात है जब निरंकुश राजा होगा तो वो अपने अनुसार वो नियम बनाएगा। नेपोलियन संहिता के सारे नियम हटा दिए जाते हैं। तो होता ये है कि जो रूढ़िवादी शासन था उसकी निरंकुश व्यवस्थाएं थी। और निरंकुश व्यवस्थाएं होने के साथ साथ वो क्या करता था? वो किसी अगर मान लो निरंकुश व्यवस्थाएं थी उसकी सारी, और ये आप मान के चलें कि निरंकुश व्यवस्थाएं होने के साथ साथ ये आलोचनाओं को बर्दाश्त नहीं करता था। आलोचनाएं किस प्रकार की? कि राजा के प्रति आलोचनाएं, और वो उन विचारों को दबाना चाहता था। ये जो राजतंत्र था, ये जो सत्ता थी, ये उन विचारों को दबाना चाहती थी जो नेपोलियन संहिता के द्वारा उठ रही थी। या उदारवादी वर्ग एक राष्ट्रवाद की भावना को जो पनप रहा था धीरे धीरे करके, उसको दबाना चाहते थे।
और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़्यादातर जो है जो सरकारें आईं, जो सत्ता आई, वो ज़्यादातर सेंसरशिप को चालू कर दिया, सेंसरशिप लागू कर दिया। और सेंसरशिप के दौरान क्या किया कि जो सेंसरशिप लागू हुई, सेंसरशिप, तो सेंसरशिप के दौरान जो भी अखबार, नाटक और जो भी सेंसरशिप के दौरान अखबार और आपकी जो पत्रिकाएं हैं, मैगज़ीन, अखबार और नाटक और जो भी मैगज़ीन हैं, पत्रिका, मतलब इनके द्वारा वो उन विचारों पर दबाव बनाया गया, वो विचार, उन विचारों को दबाया गया, वो विचार जो कि एक ऐसे विचार जो कि आप यूँ समझें कि फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए, फ्रांस की क्रांति के दौरान जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पनपी थी, जो स्वतंत्रता की भावना पनप रही थी, उन विचारों को दबाने के लिए कि कहीं ऐसा न हो कि फ्रांस की क्रांति के दौरान जो विचार उठे थे वो विचार फिर से उठें और फिर से कोई क्रांति हो और राजतंत्र फिर से दबा दिया जाए। तो कोशिश ये थी कि उन विचारों को दबा दिया गया, वो विचार जो फ्रांस की क्रांति को प्रभावित कर रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो विचार उठे थे स्वतंत्रता को लेकर के, उन विचारों को दबाने के लिए जो है सेंसरशिप को चालू कर दिया गया, सेंसरशिप लागू कर दी गई। और लेकिन फ्रांसीसी क्रांति एक बार हुई थी तो जाहिर सी बात है उसकी स्मृति में, उसकी यादगार में उदारवादी लगातार आंदोलन करते रहे, लगातार उदारवादियों का जो है आंदोलन चलता रहा। और वो उदारवादी वर्ग, वो राष्ट्रवादी वर्ग क्या करता रहा कि वो प्रेस की आज़ादी की हमेशा मांग करता रहा, प्रेस की आज़ादी की मांग करता रहा उदारवादी वर्ग। तो हम देखते हैं इस प्रकार से जो है नया रूढ़िवादी तबका सामने आता है उभर करके यूरोप की क्रांति के दौरान। और हम देखते हैं कि जब वियना संधि के दौरान क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। आप देखेंगे इसमें क्रांतिकारियों का किस प्रकार से रोल रहा और ये हम सारी चीज़ें जानेंगे। 1815 के बाद वर्षों 15 के बाद हम देखते हैं कि उदारवादी जो राष्ट्रवादी वर्ग था, उदारवादी और राष्ट्रवादियों जो वर्ग था, उदारवादी और राष्ट्रवादी वर्ग, ये वही वर्ग था, ये उदारवादी राष्ट्रवादी वर्ग वही वर्ग था जो फ्रांस की क्रांति करवाया था, जिसका फ्रांस की क्रांति में अहम रोल रहा। ये वो उदारवादी राष्ट्रवादी वर्ग था। लेकिन जब वियना संधि होती है, जब वियना ट्रेटी होती है, तो वियना ट्रेटी के दौरान जो नियम बनाए जाते हैं, नेपोलियन संहिता को दबा दिया जाता है और जो राजतंत्र में जो रूढ़िवादी जो नियम थे वो आकर के सामने आने लगते हैं। चर्च पादरियों को फिर विशेष अधिकार दिए जाने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये भय व्याप्त हो जाता है और जो उदारवादी राष्ट्रवादी तबका है ये धीरे धीरे करके भूमिगत हो जाता है। यूँ कहें ये धीरे धीरे करके 1815 की क्रांति के बाद में ये धीरे धीरे करके भूमिगत हो जाता है। भूमिगत कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भी विरोध करते हैं, जो भी क्रांति करते हैं, ये एक तरीके से गुप्त संगठन के माध्यम से करते हैं। यानी कि क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा था कि वियना संधि के दौरान जो सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, किसी भी नाटक का मंचन करना है, किसी भी गीत का मंचन करना है, किसी भी विचार कोई ऐसा क्रांति से रिलेटेड विचार
जो सीधा व्यक्त नहीं कर सकते थे समाज में, क्योंकि उसके लिए सेंसरशिप, उसके लिए राय लेनी पड़ती थी सरकार से, और इस कारण से उनको गुप्त संगठन बनाना पड़ा। उनको राष्ट्रवादी विचारों को उभारने के लिए उनको धीरे धीरे गुप्त संगठन के थ्रू काम करना पड़ा। और हम देखते हैं कि बहुत सारे गुप्त संगठन बन जाते हैं। इसी क्रम को लेकर के वियना कांग्रेस के बाद में जो एक ऐसा ही एक व्यक्ति आता है क्रांति के दौरान, जब ये 1815 के बाद की बात हम कर रहे हैं, वियना कांग्रेस के बाद में, जब वियना संधि हुई उसके बाद की बात है, तो इटली में एक ऐसा ही क्रांतिकारी सामने आया। वो क्रांतिकारी जो एक गुप्त संगठन का सदस्य था, और वो ऐसा गुप्त संगठन था कार्बोनारी नाम का गुप्त संगठन। कार्बोनारी कौन सा? एक गुप्त संगठन था कार्बोनारी। कार्बोनारी गुप्त संगठन। अब जाहिर सी बात है कि वो क्रांतिकारी, ये एक ऐसा क्रांतिकारी था, जाहिर सी बात है आप उसका नाम जानना चाहेंगे तो वो इटली का एक व्यक्ति था, और जिसका नाम था जोसेपी मेसनी, ये नाम था। ये इटली का क्रांतिकारी था, इटली का। तो इसको हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये इसकी वजह से पूरे यूरोप में एक तरीके से लहर आ गई, और गुप्त संगठन इसकी वजह से पूरे यूरोप में बने, इसलिए इसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। तो जो सेपी मेसनी था, ये कार्बोनारी गुप्त संगठन का एक सदस्य था। हुआ ये कि इसका सदस्य होने के साथ साथ इसने कुछ कदम उठाए होंगे, ऐसे क्रांतिकारी विचारों को उठाने के लिए ये कुछ कदम उठाए होंगे। और वो एक स्थान है लिगुरिया, एक स्थान है लिगुरिया। कौन सा स्थान? लिगुरिया। साथियों, हमारे प्रत्येक पॉइंट को जो हम लिख रहे हैं वो ज़रूर एक बार अपने कॉपी कलम ले करके लिखते रहें, या उसको स्क्रीनशॉट की फॉर्म में लेते रहें, जो कि आपकी राइटिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, हम बता रहे हैं ये क्रांतिकारी कौन? जोसेपी मेसनी, जो कि इटली के क्रांतिकारी था। ये कार्बोनारी गुप्त संगठन का एक सदस्य था। और हुआ ये कि ये लिगुरिया नामक स्थान पर इसने क्रांतिकारी कुछ विचार ऐसे कहे कि धीरे धीरे वहाँ पर क्रांति भड़क उठी। और ये इसी क्रांति की वजह से लिगुरिया में जो क्रांति इसने करवाई, जो भी लिगुरिया में क्रांति करवाई, उसकी वजह से इसे बहिष्कृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बहिष्कृत किया गया, यानी कि इसे निकाल दिया गया। और बहिष्कृत करने के बाद यूँ आप देखें कि आप देख रहे होंगे, एक उदाहरण हम देते हैं इसके थ्रू। आप यूँ समझिए कि अजगर या सांप को समझिए कि जब उसके फन को कुचला जाता है या उसको मारा जाता है तो और तेज़ी से दहाड़ता है। वही एक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य कर रहे थे। यानी कि जब इन्हें बहिष्कृत किया गया, जब ये क्रांतिकारी, इटली का क्रांतिकारी, जब इसे लिगुरिया नामक स्थान पर जब इसने क्रांति की, उसके दौरान इसे बहिष्कृत किया गया। तो बहिष्कृत करने के बाद उसने क्या किया? बहिष्कृत करने के बाद उसने गुप्त संगठन जो था, पहले एक संगठन था, जो गुप्त संगठन पहले एक था, अब इसने 2 संगठन बनाए। इसने खुद गुप्त संगठन 2 संगठन बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन। अब आप जानना चाहेंगे कि वो 2 संगठन कौन से थे। तो वो 2 संगठन थे, एक था यंग इटली, एक था यंग यूरोप। तो वो 2 संगठन उसने बनाए, एक था यंग इटली और दूसरा था
यंग यूरोप, यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप, इसने दो क्रांतिकारी संगठन बनाए। तो यंग यूरोप जो बनाता है वो बर्न नामक स्थान पर बनाता है, और जो यंग इटली है वो मार्सेई नामक स्थान पर बनाता है। तो साथियों, ये यंग इटली मार्सेई नामक स्थान पर बनाता है, और यंग यूरोप ये बर्न नामक स्थान पर बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, स्थान भले ही ना याद करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक संगठन कार्बोनरी एक संगठन था कार्बोनरी, जिसका ये सदस्य था, और जैसे ही इसे बहिष्कृत किया गया तो बहिष्कृत करने के बाद इसने दो संगठन तैयार किए, और एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। इसीलिए जो ऑस्ट्रिया का सदस्य था मैटरनिक, आपने जो बताया था, ऑस्ट्रिया का एक चांसलर जिसने वियना ट्रीटी की अध्यक्षता की थी, उसका नाम था चांसलर ड्यूक, जो कि चांसलर ड्यूक मैटरनिक। तो उस मैटरनिक ने इनके बारे में ये जो जोसेपी मैस्सिनी है, इटली का क्रांतिकारी, इसके बारे में कहा था कि ये सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसने कहा था कि ये जो है ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का, जो भी हम सामाजिक व्यवस्था बना रहे हैं, वियना क्रांति के दौरान जो बदलाव ला रहे हैं, उसके लिए ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसीलिए इसको कहा था। इसी के कारण पूरे यूरोप में जगह जगह गुप्त संगठन बनने लगे। साथियों, हम देखते हैं कि यंग इटली इसने बनाया, और इसका कहना था, मैस्सिनी का विश्वास था कि जो राष्ट्र होता है वो राष्ट्र किसी का नहीं होता, वो हर व्यक्ति का होता है, हर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता राजतंत्र। उसका विश्वास था कि ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई एक प्राकृतिक इकाई है। वो मानता था कि ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। क्या मानता था? मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, प्राकृतिक इकाई है, प्राकृतिक इकाई है। तो ये राष्ट्र को जोसेपी मैस्सिनी क्या मानता था? ये राष्ट्र को मानता था कि ये राष्ट्र ईश्वर के द्वारा बनाई गई मनुष्यों की एक प्राकृतिक इकाई है, और इस पर किसी एक सत्ता का अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए ये जो मैस्सिनी था, इसीलिए मैटरनिक ने इस पर एक टिप्पणी की थी कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। साथियों, इसने ये चाहता था कि जो राष्ट्र हैं, ये जो यूरोप के राष्ट्र हैं, ये जो इटली इसने यंग इटली बनाया था, इसीलिए इसने टिप्पणी की थी कि इटली कभी भी एक राष्ट्र की तरह अकेला नहीं रह सकता। ये राष्ट्रों के गठबंधन का एक हिस्सा हो सकता है, यानी कि राष्ट्रों के एकीकृत राष्ट्र का एक हिस्सा हो सकता है। एकीकृत गणतंत्र, यूँ मान के चलें, एकीकृत गणतंत्र का इटली जो है एक हिस्सा हो सकता है। इटली कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ये मैस्सिनी का कहना था, मैस्सिनी का मानना था, और हम धीरे धीरे देखते हैं कि इसके चलते जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, हर जगह छोटे छोटे गुप्त संगठन बनाए जाने लगे, और इसका घोर विरोध हुआ वियना ट्रीटी की वजह से घोर विरोध हुआ। लेकिन फिर भी मैस्सिनी ने आगे चल करके रूढ़िवादियों को हरा दिया। आगे चल करके मैस्सिनी की जीत होती है और ये रूढ़िवादियों को हरा देता है। तभी मैटरनिक ये कहता है। और फिर हम इस सेशन के दौरान हमने जो ये क्रांतिकारी वर्ग पढ़ा,
क्रांतिकारी वर्ग, और हमने पढ़ा कि जो संगठन बनाया गया और हमने देखा कि किस प्रकार से नया रूढ़िवादी तबका नेपोलियन के हार के बाद में आता है और किस प्रकार से वियना संधि बनती है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग वियना संधि के बारे में एक टिप्पणी जरूर लिखेंगे लगभग 50 शब्दों में, और जो क्रांतिकारी मेसनी है इसके बारे में भी आप 50 शब्दों में ज़रूर लिखेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ, जिससे आपकी लेखन शैली और इतिहास के बारे में आप, विश्व इतिहास के बारे में आप विस्तार से जानेंगे। तो साथियों, इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़बरदस्त ऐसे ही सेशन पढ़ते रहें। लगातार सेशन आपको मिलते रहेंगे। आप आगे जानेंगे आगे आने वाले सेशन में कि क्रांतिकारियों का युग कैसा रहा और किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने अपनी बेहद बेहद संवैधानिक संगठन बनाया और किस प्रकार से अपनी सत्ता को लेकर के आए। हम ये सारी चीज़ें जानेंगे, और कहाँ कहाँ उनको, क्रांतिकारियों को कहाँ कहाँ दिक्कत हुई, किस किस समस्याओं से गुजरना पड़ा, और उदारवादियों का वर्ग भी आप जानेंगे कि उदारवादी किस प्रकार से सामने आए। तो साथियों, अगले सेशन का इंतजार करें और हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।